नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस पॉडकास्ट की जर्नी में नित्य में ऐसे नए मेहमान हमारे साथ आते हैं जो अपने आप में बहुत ख़ास होते हैं। उनकी ख़ास बातें, उनके जीवन के अंदाज से हम आपको रूबरू करवाते हैं। ऐसे ही ख़ास शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका मैं वेलकम करना चाहूँगा। मेजर जनरल अनुज माथुर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच राघव। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि देशभक्ति, देश सेवा और बात की जाए अनुशासन की, सेना से जुड़े हुए व्यक्तित्व के लोगों के अंदर ये खास तौर से पाया जाता है, देखा जाता है और जिनसे सीखा भी जाता है। ऐसे ही कुछ बातों पे हम आज गौर फरमाएंगे और बात करेंगे सर से। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, आपने हर उस दौर को देखा है, हर उन चीज़ों को देखा है, देश सेवा करते हुए, देशभक्ति में रहते हुए। अब इन दिनों ख़ास तौर पे बात की जाए, भारत पाकिस्तान के बीच काफ़ी मामला गरमाया हुआ था, चीज़ें चल रही थी, पाकिस्तान ने अटैक भी किया। आप किन शब्दों में किस तरह से व्याख्या करना चाहेंगे पाकिस्तान की इस हरकत की, पाकिस्तान ने जो किया उसके बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि ये अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया, आतंकवादियों ने किया। आतंकवादियों ने हमला किया, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकवादी और पाकिस्तानियों ने करवाया। ये जो पहलगाम में हुआ था, ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात बताता हूँ कि शायद क्योंकि जिस खूबी के साथ ये अटैक किया गया, जिस प्रिसिशन के साथ ये अटैक किया गया, जिस कामयाबी के साथ ये अटैक किया गया, उसमें ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तानी सेना के कुछ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हों या अभी सर्विंग नहीं हो, तो पाकिस्तान की एसएसजी के रिटायर्ड लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल होने की संभावना है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की गई थी इसकी, और प्लानिंग भी ऐसे नहीं कि थोड़े दिनों, ये बहुत लंबी प्लानिंग, बहुत लंबी रेकी, यानी कि जानकारी हासिल करना, खबरें हासिल करना, और पूरे सब कुछ करने के बाद उन्होंने और 2-3 जगहों की रेकी करी थी। उसकी मैं वजह बताऊंगा आपको थोड़ी देर चल के। तो ये पूरा बहुत ही मिलिट्री प्रिसिशन से ये प्लान करके इन्होंने ऑपरेशन किया था, और इसमें निश्चित रूप से या तो मिलिट्री वाले पर्सन खुद इन्वॉल्व हैं, और ना इससे पता पड़ता है कि ये ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त इन आतंकवादियों की मिलिट्री के अंडर में हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो निश्चित तौर पे बात देखी जाती थी, जिस तरह से जो हमलावर आए थे, जो आतंकवादियों ने हमला किया पहलगाम में, टूरिस्ट पे हमला किया, सारी चीज़ें की, तो निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग उस कदर, उस लेवल की हुई है। सर, इसमें एक चीज़ और जहन में आती है बार बार, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा खुद का मतलब क्वेश्चन है इस तरह का, शिकस्त कई बार दुश्मन देश को दी, आतंकवादियों को दी, लेकिन उसके बाद में उनके सुधार नहीं आता, बार बार वो इस चीज़ों को दोहराते हैं। अब चूंकि हिंदुस्तान पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा, अब नया भारत है, नया देश है, उन्होंने जमकर हमला दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान का थोड़ा इतिहास में हमें जाना पड़ेगा। अगर हम श्योर, इतिहास में नहीं गए तो हम इसका सही परसेप्शन नहीं निकाल पाएंगे। जी। इतिहास, जब ये पाकिस्तान बना था, किस बिना पे बना था? ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि कहीं ना कहीं वो जिन्ना साहब का ये आइडिया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पहली बात, झूठ की बिना पर पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान का जन्म झूठ पर आधारित है, धोखे पर आधारित है। धोखा कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनते ही उन्होंने बलूचिस्तान पे बलात् कब्जा कर लिया, और उन्होंने प्रयास किया कि वो कश्मीर पे भी बलपूर्वक कब्जा कर लें। अब वहाँ पर महाराजा हरि सिंह ने फिर, आप ये सारी कहानी सबको पता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, इंडियन आर्मी ने जाके उनको पछाड़ना शुरू कर दिया। उस समय भी, उस समय से झूठ, वो झूठ ये था कि पाकिस्तान ने कहा कि हमारी सेना तो है ही नहीं, ये तो कबायली हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से उठ करके आकर के चले गए। इस राष्ट्र की, इस देश की बुनियाद झूठ पर है। इस देश की बुनियाद रेडिकलाइजेशन पर है। रेडिकलाइजेशन कैसे? कि उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, और मुसलमानों के साथ किसी और को रहने का हक नहीं है। तो उस आधार पे अगर आपके राष्ट्र की बुनियाद रखी हो, तो जो हो रहा है वही होगा। और इसी वजह से आपको देखिए क्या होता है कि एक जो आपका एजुकेशन इकोसिस्टम होता है, उस एजुकेशन इकोसिस्टम का अगर बेसिस जो मदरसा ट्रेनिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तमाम मदरसे खराब होते हैं, सारे मदरसे खराब नहीं हैं,
मदरसा वो खराब है जहां पर कि आपको वहाबिज्म जो एक्सट्रीमिज्म, आसानी से बात करने की कोशिश करते हैं, जो एक्सट्रीमिज्म की आपको ट्रेनिंग देता है, जो ये आपको सिखाता है कि इस्लाम के अलावा किसी काफिर को जीने का हक नहीं है। तो वो जब वायलेंस ऑफ रेडिकल माइंड कहता हूं मैं इसको, जो वायलेंस ऑफ रेडिकल माइंड जो उनके एजुकेशन इकोसिस्टम से आती है, उस वायलेंस को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो पाकिस्तान के जो चीज़ें हैं अभी जो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, वो इसी पर आधारित, इसी वजह से। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है कि जो पाकिस्तान शुरुआत से, अभी नहीं, शुरुआत से सन 47-48 से ही पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उनकी आर्मी के कब्जे में रहा है। बिल्कुल। आर्मी या तो डायरेक्टली आर्मी ने शासन किया है, मार्शल लॉ रहे हैं, और अगर आर्मी ने डायरेक्टली शासन नहीं भी किया है तो उन्होंने प्रॉक्सी में अपने कठपुतली सरकारें बना दी हैं और कब्जा पूरा अपने हाथ में रखा है। अब जब एक रेडिकलाइज्ड आर्मी, जैसे अभी बात हो रही है, इसके बारे में अगर समय मिला तो बात करेंगे, अभी वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी सेक्युलर नहीं है, तो वो इस बात को मानते हैं। और जब रेडिकलाइज्ड आर्मी एक देश के ऊपर शासन करती है, एक देश के ऊपर रूल कर रही है, तो फिर उसके जो एक्शंस हैं वो इसी प्रकार के होंगे। वो हर जगह वो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे। और अब मैं तीसरी बात बताता हूँ, और तीसरी बात यह है कि उनको, क्योंकि वो भारत के साथ उस समय, शायद आपको याद हो, ये नारा था कि हमने कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ये कहा था सम वर्ड्स टू दैट इफेक्ट एग्जैक्टली। तो अब तब से उनका ये आइडिया है कि पूरे साउथ एशिया को एक इस्लामिक रीजन बना दिया जाए। बिल्कुल। तो वो उस समय से हिंदू या तमाम नॉन रेडिकल इस्लाम के वो खिलाफ हैं। आप कैसे बताइए, कैसे साउथ एशिया को इस्लामिक बनाएंगे? उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने 2-3-4 बार लड़के देख लिया, हर बार मुक्की खाई। 47-48 में मुक्की खाई, 65 में मुक्की खाई, 71 में खाई, 87 में खाई, 99 में खाई। ये उनको इस बात का यकीन हो गया था कि वो भारत से कन्वेंशनली नहीं जीत सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आतंकवाद आ रहा है बीच में। जब कन्वेंशनली नहीं जीत सकते, भुट्टो साहब ने जाकर के 71 की लड़ाई के बाद यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि मैं 1000 साल तक भारत से लड़ूंगा। और जियाउल हक ने फिलॉसफी दी थी, ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। अब आप सोच सकते हैं किसी राष्ट्र की पॉलिसी ये कैसे हो सकती है, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। मतलब भारतवर्ष को 100,000 जख्म देकर के लहू लुहान करना, ये उनका काम था, ये उनकी फिलॉसफी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि अगर आपको किसी को ये शक है कि पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर है, तो आप गलत हैं। पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर ना है, न था, न होगा। पाकिस्तान का एजेंडा है भारत को, रिमूव इंडिया एज अ थ्रेट, भारत को कमज़ोर करना, ये पाकिस्तान का एजेंडा है। और भारत में जिसको ये कभी कभी कहते हैं कि हम पूरा इस्लामिक वो बना देंगे, और ये कोई विशेष शब्द है, उसको वो कहते हैं कि हम गज़वाए हिंद कर देंगे। वो गज़वाए हिंद का जो वो है, वो चीज़ है। तो अब क्या था कि जब मैं बता रहा था आपको कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई, अब इस स्ट्रेटजी को आप करेंगे कैसे? अगर आपको 1000 कट्स देने हैं, भारत 1000 जगह जख्म देना है, तो उन्होंने ऐसे स्लीपर सेल्स बनाए, ऐसे लश्कर जैसे उन्होंने आतंकवादी संगठनों को खड़ा किया। ये लश्कर 1983 में मेरे ख्याल से बनाए, और उसके बाद 1993 ऑनवर्ड्स उन्होंने लश्कर को और इन लोगों को, आतंकवादियों को हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट कराया। इन्फिल्ट्रेट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। नेपाल से आ गया, कोई म्यांमार से आ गया, कोई समंदर के रास्ते से आ गया, कोई राजस्थान के रास्ते से आ गया, कोई अटारी वाघा बॉर्डर से आ गया, कोई हुसैनी वाला से आ गया। ये इस प्रकार से उन्होंने किया। प्लस उन्होंने यहां पर कुछ लोग ऐसे थे, आज भी हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए, आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि शायद नेसेसरीली मुसलमान भी नहीं हो, लेकिन वो भारत के खिलाफ हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जितना जो हरकत चल रही है इस देश में, उससे आपको पता पड़ जाएगा। तो उन लोगों को अपनी तरफ मिला के, और उन्होंने भारत में एक इकोसिस्टम बनाया, और वो इकोसिस्टम ये इस तरीके से तैयार किया कि जब भी उनके लोग वहाँ से आएंगे यहाँ पर आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए, या यहाँ से वो यूथ को लेकर के वहाँ जाएंगे, उनको आतंकवादियों में कन्वर्ट करके दोबारा उनको यहाँ भेजने के लिए, उनकी
एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक्स और हर प्रकार की सहायता करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, और वो इकोसिस्टम पूरे देश में फैला हुआ है। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कहीं ये शक हो कि सिर्फ कश्मीर में स्लीपर सेल्स हैं। स्लीपर सेल्स पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क इनका बनाया हुआ है। उस नेटवर्क को तोड़ना है, क्योंकि इससे आप तक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जब 26/11 होने वाला था तो हेडली साहब 8 या 10 बार आए, बिल्कुल, और उन्होंने 8-10 बार में 4-5 शहरों की रेकी करी। तो वो इन 4-5 शहरों में गए होंगे, वहाँ कहीं आके ठहरे होंगे, किसी ने उनको मदद करी होगी पैसे से, किसी ने उनको मदद करी होगी गाइडेंस से, किसी ने कोई उनको लेके गया होगा कि यहाँ चलो वहाँ चलो, वहाँ ठहराया होगा। तो ये जो इकोसिस्टम है ना, ये बहुत ज़रूरी है इसको बस्ट करना। तो यही मतलब स्लीपर सेल्स हो गए। ये स्लीपर सेल्स हैं, और ये स्लीपर सेल्स का एक पूरा बहुत ज़बरदस्त जाल नेटवर्क फैला रखा है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। बिल्कुल, और इसी को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सफाई अभियान चालू हो गया है, और काफ़ी हम इसमें सफलता पाने की पूरी गुंजाइश है। निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरह से अभी देख रहे हैं, पहलगाम के अंदर भी देखा गया, जब अटैक हुआ उसके बाद में जो खबरें आई थी मीडिया के अंदर कि वहाँ पे जो दुकानें लगा रहे थे कुछ और भी फुटकर व्यापारी, तो वो स्लीपर सेल्स की भूमिका में हो सकते थे कुछ लोग जो है वहाँ पे देखा जा रहा था। इस तरह की बातें कुछ आ रही थी, उनका ही सपोर्ट रहा, उसके बाद ही जो है ये सारे अटैक्स हुए। सर, ये स्लीपर सेल जो है काफ़ी समय से मैं भी सुनता आ रहा हूँ, एक नासूर हो रहे हैं, बिल्कुल कुरेद रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए इनके लिए कुछ कवायदें पहले भी शुरू की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा बल जो है वो इनको कमज़ोर करने में हमेशा से लगे हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर वो एक्शन हो रहा है, स्लीपर सेल जो है वो ऐसे लोग होते हैं, मैं हो सकता हूँ एक स्लीपर सेल, आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे होते हैं कि जो कि यहाँ घुले मिले होते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस अगर ठीक है तो इनको चेक किया जा सकता है, और हम इनके पीछे लगे हुए हैं। इन स्लीपर सेल्स को बस्ट करने का प्रयास नहीं किया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत बार प्रयास किया गया है, लेकिन इतना ज़बरदस्त ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका इकोसिस्टम है कि इसको समय लगेगा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो काई 700 वर्षों में जमी है वो 7 वर्षों में नहीं निकल सकती। हमको धैर्य रखना पड़ेगा। हम हर बार प्रश्न नहीं कर सकते कि यार तुम प्रधानमंत्री बन गए और 4 दिन हो गए, 4 दिन में तुमने पाकिस्तान नहीं ले लिया अभी तक। ये नहीं हो सकता। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि इनको, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि भारत बिल्कुल सही पथ पर है, और ये सफाई अभियान जो भारतवर्ष में चालू हुआ है वो सफाई अभियान खत्म होकर रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, बड़ी अच्छी बात जो सर की बातों में से निकल गई, ये बिल्कुल समझने वाली बात है जो सर ने समझाई कि जो पड़ोसी देश है, जो पाकिस्तान है, जो आतंकवाद का पनाहगार जिसे हम कह रहे हैं, जो आतंकवाद जहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, जो फैक्ट्री बना हुआ है, जो स्थान है, वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सब प्रोवाइड करा रहा है। वो एक फैक्ट्री है, सब चीज़ें वहाँ पे उनको जो चाहिए, जो लॉजिस्टिक चाहिए, जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग चाहिए, जो भी चीज़ है वहाँ पे प्रोवाइड करेगी। भारत उसके ठिकानों को नष्ट कर रहा है, जहाँ पे हो रहा है, जो हमारे हमलों में शामिल थे वो चीज़ है। सर, 1000 जख्म देने की कस्में उन्होंने खाई हुई, लगातार बार बार कई टाइम लेते हुए, कई प्लानिंग करते हुए वो लोग अटैक भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं। इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया पूरी प्लानिंग से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं राघव थोड़ा सा आपसे अलग मत रखता हूँ। इस बार नहीं, पहला जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, बिल्कुल, समझाने की कोशिश की थी जी। दूसरा जवाब बालाकोट में दिया था, राइट। फिर समझाने की कोशिश की थी, और उनको ये बता दिया था कि हम आपके हार्टलैंड में भी आकर के स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन उसका अंतर क्या था? अंतर ये था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक में किया, वहाँ कुछ हमने 50, 60, 100 टेररिस्ट मार दिए। टेररिस्ट क्या है? प्यादा भी नहीं है। प्यादा भी जो शतरंज के खेल का मरा हुआ प्यादा होता है वो है टेररिस्ट। वो बेचारा, उसको आपने ब्रेन वॉश करके, उसका दिमाग खराब करके आपने उसको बोला कि जा बेटा मर जा, यहां भी हूर मिलेंगी, वहां भी हूर मिलेंगी। तो ये करके, तो उससे क्या हुआ था कि मैसेज जरूर गया था कि अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हमने एक प्यादे को मारा। फिर बालाकोट में हमने शायद एक छोटे पीस को, घोड़े को, या शतरंज में थोड़ा बड़ा ना, जब तक उस आतंक की फैक्ट्री पर हमला नहीं होगा तब तक आपको असर पूरा नहीं मिल सकता। बिल्कुल। और आतंक की फैक्ट्री कौन है?
पाकिस्तान की आर्मी। आपने इतने शब्द कहे पाकिस्तान के बारे में, मैं एक शब्द में इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पाकिस्तान जो है दुनिया के आतंकवाद का एपी सेंटर है। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिलता है, जो कि पाकिस्तान के आर्मी के बहुत बड़े हेडक्वार्टर के पड़ोस में है। बिल्कुल। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया जानती है। लंदन में ब्लास्ट होता है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी दुनिया जानती है। और मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। लगभग हर टेररिस्ट एक्टिविटी में पाकिस्तान किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है। निश्चित। और उनका ये मेन जो उनका मेन इवेंट जो मेन काम है वो यही है, आतंकवाद को फैलाना। इवन अभी तो माना भी था इन्होंने, जो विदेश में चलती है। अभी नहीं, ये बात पहले भी, देखिए मैं बताऊं, पहले भी इन लोगों ने ये बात मानी है। इसका पहला उदाहरण मैं देता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, और भी बात मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अब क्या था कि जब 2019 में इमरान खान जब वो प्रधानमंत्री थे, अब पता नहीं बेचारा है भी कि नहीं जिंदा, काफी अफवाहें उड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और होना भी यही था। और वो जब गए थे अमेरिका, तो 2019 में अमेरिका में जाकर के उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि हमारे देश में आज की तारीख में 30 से 40 हजार, कितने, 30 से 40 हजार आर्म्ड मतलब जो उनके पास शस्त्र है, ऐसे आतंकवादी मौजूद हैं जो कि हमारी सेना के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। ये उन्होंने खुद प्रधानमंत्री रहते हुए स्वीकारा था। अभी उनके रक्षा मंत्री ने स्वीकारा, एक ब्रिटिश चैनल को या अमेरिकन चैनल को, विदेशी चैनल को उन्होंने इंट्रोड्यूस देते कहा कि वी आर डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर यू फॉर लास्ट 30 ईयर्स। मतलब बिल्कुल साफ उन्होंने माना कि हम पिछले 30 साल से आतंकवाद को पैदा कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं। और उसका ये, इसमें मैं बता रहा हूं, देखिए राघव, इसमें किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है दुनिया में। लेकिन क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें अपना हित सबसे ऊपर होता है। एक कहावत है अंग्रेजी में, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो जिस देश के इंटरेस्ट, आज की तारीख में क्या चीन को पता नहीं है कि लश्कर तैयबा क्या है? लश्कर तैयबा को अमेरिका ने, यूएन ने, इंटरनेशनली सबने क्या रखा है कि आतंकवादी संगठन है। चीन नहीं मानता, उसके इंटरेस्ट में नहीं है। चीन किसी उइगर को कहता है कि उइगर आतंकवादी है, उसको हम नहीं मानते, वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक राष्ट्र अपना खुद का स्वार्थ, अपना खुद का इंटरेस्ट, स्वार्थ भी नहीं कहूंगा, अपना इंटरेस्ट देखता है कि मेरे देश के लिए क्या चाहिए। बिल्कुल। और इसी वजह से पाकिस्तान को कुछ देश किस नजर से देखते हैं, कुछ देश किस नजर से देखते हैं। आज आप देखें तुर्की उनके साथ किस तरीके से खड़ा है, अजरबैजान उनके साथ किस तरीके से खड़ा है, मलेशिया भी लगभग खड़ा है उनके साथ। तो ये इसीलिए है कि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। और वो क्या इंटरेस्ट है, वो आज के टॉक के परविश से थोड़ा सा बाहर है, वरना मैं उसके ऊपर अगला पॉडकास्ट करेंगे उस पर। बिल्कुल। निश्चित तौर पे एक वर्ड और निकल के आया इसके अंदर, बड़ा ब्रेन वॉश। हम हमेशा सुनते हैं कि इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया तो ये आतंकवादी संगठन ने ज्वाइन किया ही चीज़। ऐसा क्या ब्रेन वॉश करते हैं सर, किस तरह से करते हैं ये लोग? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे, आप बताइए। मैं आज आपसे पूछता हूं राघव कि आप ये छोड़ें, आपको तनख्वाह 5 करोड़ रुपए महीने की दी जाएगी, आप सियाचिन ग्लेशियर में जाके मर जाएंगे, विल यू डू इट? टेल मी। मैं ये बता रहा हूं, तो उसका क्या होता है कि ये जो इनका, जैसे अब मैं आपको इसको उदाहरण के साथ बताता हूं, समझाता हूं कि अभी जब ये मुरीद के मुजफ्फराबाद और बहावलपुर को बर्बाद किया, तो वहां पर सोफिया कुरैशी, जो कर्ण सोफिया कुरैशी हैं, वो मेरी मुंह बोली बेटी है, बाय द वे, आपको पता हो तो। बिल्कुल माता, मतलब मेरे घर में बच्ची की तरह रहती है वो। तो उसने साफ करा था पहले दिन ही कि वहां पर इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स थे, जहां बहावलपुर में जो ढहाया गया जैश ए मोहम्मद का पूरा कारखाना, उस कारखाने में और चीजें तो थी ही, उसके अलावा एक इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर भी होता है, जहां पर कि आपको रेडिकलिज्म की से तैयार किया जाता है आपको। ये वही मैं बोल रहा था, ये जो एजुकेशन इकोसिस्टम है, ये शुरू से मदरसों में, कुछ मदरसों में सिखाया जा रहा है। आप देखेंगे दो चीजें बताता हूं, विल कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग। अब
अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि जो मदरसे के बच्चे हैं ये हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। भारत में बच्चों से काम कराना भी गुनाह है। बिल्कुल। तो इतना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन है वहाँ पे। फिर उन्होंने एक वहाँ के स्कूल के बच्चों के POJK में स्कूल के बच्चों के इंटरव्यूज़, कुछ बच्चों से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ आते हैं लोग मौलवी और हमको कहते हैं कि भाई आपके कश्मीर में इस्लाम खतरे में है, कश्मीर में हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे अब जैसे हमें भी, हमारे देश में भी रोष है, उबाल है। क्यों है? क्योंकि 26 बेगुनाह लोगों को मारा, उनका धर्म पूछ के मारा। बिल्कुल। तो अभी रोंगटे खड़ा गूज़बम्स आए। अब वही अगर आपको भी मैं 4 बार बोलूंगा कि आपकी बहन बेटियों की इज्जत इसमें, तो आप भी जोश में आके खड़े हुए। तो इस प्रकार से वो माइंड पहले से रेडिकलाइज्ड है। वो क्यों पहले से रेडिकलाइज्ड है? क्योंकि मदरसे में उसको उस प्रकार का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कुछ मदरसों में, मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि तमाम मदरसे खराब नहीं होते। तब मदरसा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, भाई स्कूल को उर्दू में मदरसा कहते हैं यार, बिल्कुल, इसमें कोई वो, लेकिन उन मदरसों में जहां रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाती है आपको, जहां पर आपको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, वो मदरसे हैं जो इस प्रकार की पौध को बनाते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान का उद्देश्य है, स्टेट पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तो उनको जब तक इस तरीके से ब्रेन वॉश्ड यूथ को वो क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक वो ये आतंकवादी हरकत को अंजाम नहीं दे पाएंगे। वो मरने के लिए नहीं जाएगा जब तक कि उसको पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर दिया जाए। आज वही पाकिस्तान बांग्लादेश में जाकर के उन लोगों को कन्विंस कर रखा है कि जिनकी माओ बहनों के साथ जाती हुई है 50 साल पहले, उनको कन्विंस कर रहा है कि आपके साथ दूसरा कोई जाति कर रहा है। तो ये सब जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक कहीं ना कहीं हिस्सा होता है। तो इंडोक्ट्रिनेशन और दूसरे को धर्म और अपने उसके आधार पर इतना रेडिकलाइज कर देना कि वो मरने मारने पर उतारू हो जाए, ह्यूमन बॉम्ब बनने को तैयार हो जाए, ये वजह है आप जिससे कि आप देखते हैं आतंकवादी यहाँ के मरने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल। अभी और भी बयान पढ़ा था मैंने कि पाकिस्तानी सेना में तो फिदायनी हमलावर हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जो चीज़ें सर बता रहे हैं, जो चीज़ें आप गौर कर रहे हैं, हम जो लेके आ रहे हैं आपके सामने, बेसिकली इस चीज़ से भी मतलब आप रिलेट कीजिए कि हिंदुस्तान ने जब से आज़ादी मिली तब से अपनी तरक्की की ओर ध्यान दिया, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ओर ध्यान दिया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने की ओर ध्यान दिया, अपनी आधारभूत चीज़ें उसको स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दिया, भविष्य कैसा हो, फ्यूचर कैसा हो, उसको ब्राइट करने के ऊपर ध्यान दिया। तब जाके आज भारत स्टेबल है और भारत एक अच्छी ऊंचाइयों पे है, भारत महाशक्ति बनने की ओर लगातार अग्रसर है। इसके बजाय पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया। उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि आगे पानी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, आटा ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। इस तरह की परेशानियाँ वो लगातार झेलता रहा और आज तक घूम रहा है। तो कहने की बात ये कि अगर एजुकेशन सिस्टम और सब चीज़ें स्ट्रांग होती तो आज शायद इस तरह की बातें नहीं हो रही होती, शायद वो भी एक हंसता खिलखिलाता देश बना होता सर। लेकिन साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री देखें, वो भी मखौल उड़ा रही, वो खुद ही मजाक बनी हुई अपने आप में, जिस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या होता है कि जो लड़ाइयाँ होती हैं जी, या जो एडवर्सरीज होते हैं जी, वो लगातार 3 फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ाई जाती है। पहला फ्रंट होता है इकोनॉमिक फ्रंट, राइट, आर्थिक आधार पर युद्ध होते हैं। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। और तीसरा होता है काइनेटिक वॉरफेयर, जहां पर आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इस चीज का इसका उदाहरण लिख के आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और फिर मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे 22 तारीख को ये हुआ पहलगाम में, 23 तारीख को हमने सिंधु जल समझौता हेल्ड इन अबेंस कर दिया। बिल्कुल। वो आपका जो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स है इतने बड़े आतंकवादी हमले का, उसका एक ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स का पूरा रोड मैप तैयार था भारत सरकार के पास। और भारत सरकार को एग्जैक्टली पता था कि कब, उन्होंने निर्णय लिया था और सोच समझ के निर्णय लिया था कि इस ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स में हम कब क्या करेंगे। सबसे पहले सिंधु वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को किया, फिर ट्रेड बंद किया, फिर रास्ते बंद किए,
कटारी बागा बॉर्डर बंद किया, फिर बंदरगाह बंद कर दिए, पाकिस्तान की शिप्स का वहाँ आना बंद कर दिया, पाकिस्तान इनडायरेक्ट ट्रेड बंद कर दिया, फिर पाकिस्तान के वीज़ा आपने कैंसिल कर दिए, फिर पाकिस्तान के लोगों को अपने देश से निकालना शुरू कर दिया, फिर हमने पाकिस्तान की पोस्ट पे कोरियर सर्विस को बंद कर दिया, फिर हमने उनके जो डाउटफुल थे, इनिशियली डाउटफुल मीडिया सेंटर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और बाद में सारे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। ये तमाम चीज़ें अचानक नहीं हो रही थी कि आज सुबह उठे मोदी जी तो उन्होंने कहा अब ये बंद कर दो, फिर उठे ये बंद ना, ये एक सोचा समझा वेल प्लान्ड एक रोड मैप तैयार था, और उसी लेडर में कहीं ना कहीं काइनेटिक रिस्पॉन्स का भी एक चैप्टर था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम पाकिस्तान को अपनी आर्म्ड फोर्सेस के इस्तेमाल से सबक सिखाएंगे, और वो दिन आया 7 अक्टूबर को। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काफी लोग गफलत में घूम रहे हैं कि क्यों रोक दिया, क्यों बंद कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, रोक दिया तो है ही नहीं, हमने लड़ाई करी नहीं, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ पाकिस्तान से। ये आप और आपके दर्शक आराम से समझ लें राघव, कोई युद्ध नहीं हुआ। ये हमारा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में बैठे आतंक के काकाओं के खिलाफ एक मिलिट्री एक्शन था। राइट। और इसका जब भी कोई मिलिट्री एक्शन होता है, देखिए आप, आर्मियां ऐसे नहीं होती हैं कि सुबह उठा हुआ चल भाई माथुर साहब और चले अपन लाहौर ना। आपका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक प्रॉपर आपको ऑब्जेक्टिव देती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है बांग्लादेश को आजाद कराना। फिर वो ऑब्जेक्टिव अपने आर्मी को दे दिया, आर्म फोर्सेस को दे दिया, आर्म फोर्सेस फिर उसका प्लान बना करके फिर आपसे डिस्कस करती हैं कि अगर आपको ये करना है तो हमें ये और ये चाहिए, इसमें इतना समय लगेगा। मैं आपकी याददाश्त ताज़ा कर दूं, 1971 में उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो मार्च 26 को अटैक करना चाह रही थी। जनरल मानेकशॉ ने अप टू दैट एक्सटेंट उनको जाना पड़ा कि उन्होंने कहा कि भैया मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कब अटैक होगा वो मैं डिसाइड करूँगा, आपने बता दिया बांग्लादेश को आज़ाद करवाना है, हम करवा देंगे, यू लिव टू अस। और 7 महीने हमने वेट नहीं किया, 7 महीने हमने पूरी तैयारी करी, और फिर हमने मजबूर किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करे, और हमने फिर बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। और क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बांग्लादेश को आजाद करवाना था, हमने 13,000 वर्ग किलोमीटर लैंड जो हमने पश्चिमी पाकिस्तान में जीती थी वो वापस कर दी। आपको मैं बता देता हूं कि हमारी जो आर्टिलरी की गन्स थी वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, जहां पर उनके PSL के मैचेस चल रहे हैं, उस स्टेडियम में गन्स हमारी लगी हुई थी। इतने नजदीक हम लाहौर के पहुंच गए थे। सियालकोट में चौंडा, पसरूर, ये हमने कब्जा कर लिया था, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो उससे हमें कोई लेना, हमारे उसमें आ गया, वापस कर दिया। उन्होंने भी हमारा कुछ लिया था, उन्होंने भी वापस कर दिया। लेकिन हमने 13,000 किया, उन्होंने 4-5,000, तो हमने 93,000 उनके कैदी वापस कर दिए। हाँ, तो सब कुछ ये क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। आपका ऑब्जेक्टिव था बांग्लादेश को आजाद करवाना, वो हमने करवा दिया। 16 दिसंबर को आजादी होगी, काम खत्म। उसके बाद आपकी सेनाओं का काम खत्म, अब आपके जो जचे वो करते रहो। वही इसमें था। हमारा ऑब्जेक्टिव था बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद, इन जगह चल रही 3 विश्वविद्यालय आतंक के, उसने नाम बताए थे सोफिया कुरैशी ने, मरकज़े सुबहान अल्लाह, हाँ, मरकज़े पता नहीं क्या, हाँ, उन तीनों को हमने 25 मिनट के एक्शन में पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने खत्म कर दिया। और उसके बाद आपकी सेना फिर बैठ गई, कुछ भी एक्शन हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा काम था इन 3 को समाप्त करके आना, ऑब्जेक्टिव क्लियर, बाकी बैठ गए। फिर शाम को पाकिस्तान ने हिमाकत करी, तो अगले दिन हमने उस हिमाकत का ऐसा बदला दिया कि उनके तमाम एयर डिफेंस के जितने भी सिस्टम्स थे उनको सबको हमने तबाह बर्बाद, डिग्रेड कर दिया। तबाह बर्बाद तो ये होना की अलग बात होती है, डिग्रेड कर दिया। उस दिन फिर उन्होंने हिमाकत करी, तो हमने फिर जाकर के उनके 11 हवाई अड्डे ध्वस्त कर दिए। उसमें नूर खान हवाई अड्डा भी है, सरगोदा, और उसके बाद जो उसके नीचे क्या हुआ, वो अब क्या कहते हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, ये क्वेक आ रहा है, वो सब बातें हो रही हैं।
अब वो क्यों हो रही है, क्या हो रही है, उनको हम विल लिव इट एट दैट, क्योंकि इसका उसके बारे में तो मेरा ये मानना है कि तो ये जब किया फिर वो भागे और फिर 3:35 पे उनके डीजीएमओ साहब पैरों में आके गिरे, लिटरली हमारे डीजीएमओ के भीख मांगी है उन्होंने। अभी वो कूपर ने बोला है, आपने पढ़ा कूपर का, उसका जो जिसका अभी एक वो आया है एक इंटरव्यू, उसने यूँ बोला है कि वो शब्द भी मैं आपके यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता आपके पॉडकास्ट में, इतने शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी, मतलब आप ये कह लें कि पाकिस्तानी आर्मी की हालत एक पागल कुत्ते की तरह हो गई थी और उन्होंने आकर के हमें इतना, ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाह रहा था लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और ये अमेरिका के उसका ये पुराना पूर्व अधिकारी है, तो ये बहुत ज़बरदस्त थिंकर है, ये पूरी दुनिया जानती है। ये वो पाकिस्तान है जो कि बिना बात पे हमले करता है। वो क्या हमने इतना उनके नुकसान पहुंचा दिया, वो उसको उसके बाद वो हाथ पैर जोड़ना, बहुत बड़ा कुछ हुआ है, बहुत बड़ा कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, तभी वो 2.5 दिन में हमारे पैरों में आके गिरा है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात और बिल्कुल खुल के जो मतलब समझाया है, किस तरह से आप लोग समझिए इस चीज़ को जो सर ने समझाने की कोशिश की। हमने युद्ध नहीं किया, हमने हमारा जवाब दिया, उन्होंने फिर वापस हिमाकत करी, उस चीज़ का जवाब दिया। अब कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके बाद 2.5 दिन के अंदर पाकिस्तान जो है पैरों के अंदर आके गिर गया। जो आतंकवाद को चला रहा था, आतंकवाद की फैक्ट्री था, आतंकवाद के टेरर कैंप्स जहाँ पे चल रहे थे, वो पाकिस्तान वो पैरों में आगे गिर चुका। तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें हैं वो आगे देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, लेकिन इस पूरी बातों में एक बात सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, भारत देश की आर्मी, भारत देश का पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें, केंद्र सरकार, भारत का रक्षा विभाग, उसकी बात करें, भारत के जो हमारे अलग अलग एजेंसीज़ है, रक्षा एजेंसीज़, उनकी बात करें, इतनी सटीक जानकारी, इतनी वेल प्लानिंग, इतना तरीका, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना इंडिया का, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, ये सब चीज़ों को बताता है ये पूरा सिस्टम, जिस तरह से पूरा काम हुआ, जिस तरह से एक डेवलप इंडिया ने पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया और आज हम यहाँ सुख चैन से बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जश्न तो हो रहे हैं, लेकिन दूसरे किस्म के जश्न हो रहे हैं वहाँ पे। हालांकि वो सब दिखा रहे हैं बार बार मीडिया पे कि भारत हार गया, भारत में ये हो गया, पटाखे भी चला रहे हैं, तो बड़ा देख के हंसी भी आती है कई बार। क्या पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की मीडिया वाले, पाकिस्तान में शायद 20% तो होंगे एजुकेटेड लोग, लेकिन वो भी नहीं समझते कि इन चीज़ों को बिल्कुल भी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं राघव, ये प्रश्न आपने उठाया, मैं आपको दो चार उदाहरण दूंगा। सबसे बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान में सोचने की आपको इजाज़त नहीं। अच्छा, आपको यही मैंने बताना जब शुरू किया था, यही बताया था कि उस राष्ट्र में, मेरा ये फेवरेट डायलॉग है, मैं हर एक जगह जहां जाता हूं, हर चैनल पे बोलता हूं कि पूरी दुनिया के तमाम देशों के पास सेनाएं हुआ करती हैं, पाकिस्तान एक अकेला अजूबा है जहां सेना के पास एक देश है। अब सेना के पास देश है तो जो सेना के कमांडर है, जो वो कहता है वही होता है। अगर वो कहेगा ये तो ये और वो कहेगा वो तो वो, ये बात। दूसरी बात होती है, देखिए, ये जो इतना ज़बरदस्त एक्शन हुआ है, उसके मैं 3 4 5 बातें आपको बताना चाहूँगा। हालांकि समय कम है मेरे खुद के पास, लेकिन वो मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि आपके दर्शकों को वो पता होनी चाहिए कि ये जो किया हमने, उसके टेक अवेज क्या हैं, क्या इससे भारत ने पाया। सबसे पहला तो ये सिद्ध कर दिया आपकी सेनाओं ने। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में खौफ था। 23 तारीख से लेके 7 मई तक पाकिस्तान खौफ में जी रहा था, और उस खौफ की वजह भारत ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया। ये नहीं थी युद्ध डिक्लेयर किया नहीं था, युद्ध तो हमने अभी नहीं किया। हाँ, नहीं किया डिक्लेयर युद्ध। उसकी वजह थी सिर्फ 2, भारत की राजनैतिक इच्छा शक्ति यानी कि पॉलिटिकल विल, और भारत की सेनाओं की कैपेबिलिटी यानी कि भारत की सेनाओं की सामरिक सक्षमता। बिल्कुल सर। और इन 2 चीजों का खौफ था पाकिस्तान में, और जितने भी एक्शंस थे पाकिस्तान के, वो तमाम इन 2 चीजों के खौफ की वजह से थे। उन्होंने सारा अपना पूरा असेंबल कर दिया, पूरा मोबिलाइजेशन कर दिया, कॉम्बैट एयर पेट्रोल चला दिए, और सारी
जनता इधर की उधर। तो ये तमाम था, ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन था। हमने तो एक भी बंदा नहीं हलाया, हमारे तो एक भी जवान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के इधर कदम नहीं रखा, बिल्कुल ना हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर कदम रखा, नहीं रखा, बिल्कुल, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही नहीं था। बावजूद उसके जो खौफ पाकिस्तान में था, उस खौफ की वजह से ये हालात थे उनके, ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। और दूसरा, उसी खौफ की वजह से उनके हर आदमी ने, गधे घोड़े ने ये कहा कि हम तो बम फोड़ देंगे। वो पाव किलो के हमारे पास रखे हैं, वो हमने शब्बे बरात के लिए रखे हैं, अब्बे बरात के लिए रखे हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे वो। उसकी वजह ये थी, वो खौफ बोल रहा था। और उनको लगा कि जिस खौफ से उन्होंने हमको 70 साल डराया, 8 जितने साल से भी ये वो न्यूक्लियर पावर है, 99 98 जब भी बने, उससे हमको डराते आ रहे हैं। हमने 2001 का बदला नहीं लिया, 2006 का बदला नहीं लिया, 26/11 का बदला नहीं लिया, और भी हजारों इतने रेलवे ब्लास्ट हो गए, यहाँ ब्लास्ट हो गए, आपके शहर में ब्लास्ट हो गया, किसी का बदला नहीं ले पाए। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या रखा था कि साले तुम हिले न्यूक्लियर पावर तो हम न्यूक्लियर फोड़ देंगे। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेवर रैटलिंग बंद हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उनके बदले हुए सुर देख सकते हैं। पहले दिन के हमलों के बाद उनके प्रधानमंत्री ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक पत्र निकाला था अपने मित्र राष्ट्रों के लिए कि हमारे को तो भारत ने पीट दिया, हम मर गए, इतना नुकसान हो गया, अब हमें पैसे से मदद करें। आई होप यू नो इट। बिल्कुल सर। तो ये वहां से इनको पता है। अब उसने एक भी बार नहीं कहा कि हम एटम बम चल दें, क्योंकि वो एटम बम उनके चल गए उनके अंदर ही। राइट सर, we will leave it at that, we'll join the dots later। बिल्कुल राइट सर। तीसरी बात, पाकिस्तान पूरी तरह से, पहले वो क्या करता था कि मानता नहीं था कि मैं हूं, मैं मान्य को नहीं। क्यों नहीं मान्या को नहीं? कहता भी मेरे पास तो हाफिज सईद है ही नहीं, मेरे पास फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दाऊद इब्राहिम नहीं है। अब आपने मौलाना मसूद अजहर के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, परिवार गया उसका पूरा परिवार गया। उसके जनाजे में आपके सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स गए। बिल्कुल। उसकी जनाजे का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आपने दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी को, जो कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर आतंकवादी डिक्लेयर्ड है, उसको आपने बुलाया। इतना ऊंचा पजामा पहन के, इतना नीचा कुर्ता पहन के वो उसने वहां पर जब नमाज जनाजा पढ़ी। ये पूरी दुनिया को पूरा पता है कि पाकिस्तान का क्या। उसके बाद जो भीख आपको IMF से मिली, उस भीख में से कुछ पैसा निकाल करके आपने ऑलरेडी 14 करोड़ रुपए उन्होंने मौलाना मसूद अजहर के परिवार को दे दिए कि हर आतंकवादी का 1-1 करोड़ आपको दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने उनका जो मरकज़ सुबहान अल्लाह था, जो वहाँ पर बहावलपुर में था, उसको दोबारा रिक्रिएट करने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया सेट असाइड कर दिया। तो ये उनका क्लियर बताता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए, मुझे मालूम नहीं राघव तुम्हें पता है कि नहीं पता है। ये जो मुरीद के में लश्कर का जो विश्वविद्यालय था, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स थे, इंक्लूडिंग इंडॉक्ट्रिनेशन डिपार्टमेंट, वेपन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, फिजिकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मेंटल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, कुरान डिपार्टमेंट, फलान डिपार्टमेंट, सारा। उस विश्वविद्यालय को बनाने में किस व्यक्ति का हाथ रहा होगा? कुछ सोच सकते हैं आप? अच्छा, हाँ बिल्कुल पढ़ा। ओसामा बिन लादेन ने आज से 20-25 वर्ष पहले 1 करोड़ रुपए, कितने? 1 करोड़। उस समय 1 करोड़ की क्या कीमत रही होगी आप सोच सकते हैं। 1 करोड़ रुपए इसमें लगाए थे। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद में लिप्त है। ओसामा बिन लादेन से बड़ा आतंकवादी इस दुनिया में पूरे इतिहास में कोई नहीं हुआ, और उस आतंकवादी को अमेरिका ने मारने के लिए पता नहीं कितने अरब डॉलर खर्च कर दिए, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। बिल्कुल। उस आदमी से उन्होंने ये जो मरकज है मुरीद के वाला, वो बनवाया। तो जब हमने हमला किया, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कोई युद्ध होता है, अगर मान लीजिए इस युद्ध में हमारा उद्देश्य होता पीओ को लेना, पीओ के, तो जो हमले हैं वो मुरीद के पे नहीं होते। जो हमला, भाई मुरीद के लाहौर से 40 किलोमीटर दूर है, मैं मुरीद के पे मैं क्यों हमला करूंगा? तो उसका जो जिस प्रकार का ऑब्जेक्टिव होता है, उस प्रकार से आपकी सेनाएं प्लानिंग करती हैं। बिल्कुल। आपके जो हवाई हमले होते वो उनके एयरपोर्ट, एयरफील्ड्स पे, स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड्स पे होते। फिर उसके बाद आपके हमले उनके पोर्ट सिटीज पे होते। फिर आपके हमले उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस पे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे, उनके पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स पे, इन जगह पर हमले होते।
हमने कहीं नहीं किया। हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ था। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि मैं कहीं भी जाऊंगा आतंक के आकाओं को और आतंकवादियों को नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने स्पेल आउट करके दिया था सेना को कि भाई आपका काम है बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद को तबाह कर दो। बिल्कुल। और वो उन्होंने कर दिया। वरना शायद बहावलपुर शायद अगर छोड़ दे तो मुरीद के और मुजफ्फराबाद में तो एक गोली भी नहीं चलाने की जरूरत थी हमको, वो टैक्टिकली अनसाउंड होता। तो ये किसी भी प्रकार से वो युद्ध नहीं था। मतलब इस युद्ध का उद्देश्य था कि हम इन 3 जगहों को तबाह करें, वो हमने कर दिया। बिल्कुल। और इसी वजह से जो आपका तमाम एक्शन हुआ वो। तो तीसरा जो सबसे बड़ा हमको मिला कि पाकिस्तान का एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म का पूरा एक्सपोज हो गया। और जो सबसे बड़ा टेक अवे है, सबसे बड़ा, भारत का कद तो बढ़ा ही है, सबसे बड़ा टेक अवे है कि वो टेक्नोलॉजी जो पूरा विश्व ये समझता रहा अभी तक कि भारत के पास हो नहीं सकती, भारत कहां से लाएगा, क्योंकि वो हमेशा छोटा समझते थे आपको, वो टेक्नोलॉजी स्पेस से लेकर के समंदर के नीचे तक हमने उस टेक्नोलॉजी का एक रियल सिनेरियो में ये लड़ाई है, इस लड़ाई में हमने उसका एक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। मैंने सुना है कि 27 देशों ने ब्रह्मोस के ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस कर दिए हैं भारत के ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसको देखिए, टाइमिंग देखिए, ये हमने किया और ब्रह्मोस का ये अटैक करने के अगले दिन राजनाथ सिंह जी जाते हैं और एक ब्रह्मोस की फैक्ट्री को उद्धारण करते हैं, वो इनॉग्रेशन कर देते हैं। ये ताकत है भारत की। बिल्कुल। पाकिस्तान ने कहा हमने आदमपुर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, तो प्रधानमंत्री अगले दिन आदमपुर पहुंच जाते हैं और वहीं S-400 पे हाथ रख के वो फोटो खिंचा लेते हैं। ये ताकत है। बिल्कुल सर। ये आपके देश की ताकत है, ये आपकी लीडरशिप की ताकत है, और इसी ताकत से पाकिस्तान खौफ खाता है। आज राजनाथ सिंह श्रीनगर में है और वो वहां पर आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स से, बच्चों से बात कर रहे हैं। तो ये ताकत है। तो सबसे बड़ा टेक अवे मेरे हिसाब से ये है कि इस एक्शन के बाद, मिलिट्री एक्शन के बाद, भारत की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, मतलब टेक्नोलॉजी की क्षमता, इसके लिए मैं तमाम जितने साइंटिस्ट हैं, जितने लोग हैं, जितने सिविल स्टार्टअप्स हैं, उनको सबको सलाम करता हूँ। और ये क्या है कि पिछले 10-12 सालों में हमने एक बहुत अच्छे प्लान के साथ हर चीज जो हो रही है, 2047 में हमारा वही ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है हमने। 2047 में हम एक दुनिया की संपन्न राष्ट्र होना चाहते हैं। उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, उसके जितने भी ड्राइवर्स होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के, उन तमाम को एक साथ हम इस प्रकार से आगे चला रहे हैं कि हम 2047 की तरफ, हम दाएं बाएं नहीं देख रहे हैं। अर्जुन की तरह हमें सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है और पेड़ और फल और ये और कुछ नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर। और वो इसीलिए, और यही वजह है कि आज जब ये परिस्थिति आई, तो देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं राघव, जो कंपनी ने स्कैल्प मिसाइल बनाई होगी, वो कंपनी भी इस बात की गारंटी नहीं देती कि 100 में से 100 मिसाइल जाके लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसका गूगल अंकल से जाके पूछ लेना कि स्कैल्प कंपनी कितनी मिसाइलों की किल प्रोबेबिलिटी कितना देती है। 86, 96, 98% होता है कि 100 मिसाइल छोड़ोगे तो उसमें से 95 लग जाएंगी, 5 इधर उधर हो जाएंगी। हमने 24 की 24, 100 और 100। फिर जब वो आए तो जितने भी आए, चाइनीज ड्रोन आए, वो टर्की के ड्रोन आए, सारे ड्रोन, उन सबको 100% खत्म कर दिया। बिल्कुल। फिर ये तो मैं भी 4 दशक का अनुभव मेरा सेना का, मैं भी नहीं मान पा रहा हूं उस बात को, लेकिन ये है। तो इससे जो मैसेज गया, भारत एक शक्तिशाली, बहुत अच्छी, पावरफुल, इसकी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग एयर फोर्सेस हैं, इसकी वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस हैं, और एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इनके पास है। और जो टेक्नोलॉजी, चाहे वो स्पेशल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अंडर वाटर चैनल, चाहे वो नाविक हो, चाहे और कोई और नेविगेशन सिस्टम हो, हर चीज़ का प्रयोग किया। और हर चीज़ को हमने, जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, हमने दिखा दिया, अब दुनिया इसको खरीदेगी। निश्चित तौर पे देखिए, बहुत अच्छी बात जो है सर ने कही। यहाँ पे पाकिस्तान बेनकाब हुआ, उसका चेहरा पूरी जनता के, पूरे विश्व के सामने जो है पहले भी था, लेकिन अब और क्लियरली आ गया। और वहीं पे भारत देश की बात करें, भारत की जो सामरिक शक्ति है, उसका भरपूर, बहुत शानदार प्रदर्शन जो है पूरे विश्व को जो है देखने को मिला। बहरहाल समय की थोड़ी कमी है, लेकिन सर जाते जाते मैं एक मैसेज लेना चाहूँगा यूथ के नाम,
किस तरह से आप कहना चाहेंगे भारतवासियों के नाम, किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये प्रश्न मेरे को हर बार जहाँ जाता हूँ ये बात मेरे को कही जाती है और मेरा एक ही उत्तर रहता है। तो ये मेरे पिछले सब तमाम उसमें आप देख सकते हैं, मेरा एक ही उत्तर रहता है। लेकिन अभी इसको मैं, चूँकि हम इस पे बात कर रहे हैं, तो दो चीज़ें बताऊँगा। जी सर। और जो आपका जो यूथ है उसको देखने की आवश्यकता है। हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो हमको एक चीज़, एक ब्रह्म वाक्य पढ़ाया जाता है, ब्रह्म वाक्य। उसको मैं पूरा, आप ढूंढ करके उसको इसमें दिखा सकते हैं। हाँ, sure. ब्रह्म वाक्य ये है कि द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मैन यू कमांड कम नेक्स्ट। योर ओन सेफ्टी, कंफर्ट एंड वेलफेयर कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। अर्थात राष्ट्र प्रथम, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वो उसके बाद, और आप सबसे आखिर में। आपके लिए राष्ट्र प्रथम, ये लोग उसके बाद, और आप सबसे आखिर में। ये ही मेरा मैसेज है पूरे यूथ को। ये चटवुड का मोटो है। ये मोटो हर एक भारतीय का होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, आपके लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाले उसके बाद, और आप स्वयं सबसे आखिर में। इस मैसेज को अगर आप आत्मसात कर लेंगे तो भारत को 2047 का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। 2040 में महाशक्ति भारत बना बनाया मिलेगा। अंग्रेजी में वन लाइनर, ये मेरा व्हाट्सएप में भी देख सकते हैं, मेरा वो है, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। तो देखिए, जो सर ने बातें बताई उसको जीवन में उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर से हम यूथ की बात की जाए, यूथ अपने जीवन के अंदर इन लाइनों को उतारे तो निश्चित तौर पे भारत जो है जिस तरह से लगातार तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट की ओर है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विकासशील है, विकसित होने में अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत पास हम पहुंच चुके हैं। बहरहाल इस समय दीजिए इजाज़त। सर, आप यहाँ पे पधारे, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।